नमस्कार साथियों, स्वागत है आइकॉन एजुकेशन ग्रुप के इस चैनल पे आप सभी का। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम सीख रहे थे। गुणनखंड विधि से हमने वहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने वहाँ पर एलसीएम निकाला था। लगभग दो संख्याओं का निकाला था। वहीं पे एक ही वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उन संख्याओं के गुणन के बराबर हमें प्राप्त होती है। आज हम दो से अधिक यानी तीन संख्याओं के एलसीएम वगैरह हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्ती अर्थात एचसीएफ एवं लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम आपको ज्ञात करना है। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 इनका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी हमें निकालना है। ध्यान देना, बड़ा सिंपल होता है। कल की तरह ये केवल संख्याएं बड़ी है, हमारा काम वही रहेगा। 12 के गुणनखंड क्या होंगे ये निकालेंगे। 15 के जो फैक्टर होंगे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। अगर आप पहले इन्हें निकाल लीजिएगा, चलो यहाँ से हटा के कुछ इधर काम कर लेता हूँ। 12 के गुणनखंड 2 का भाग 6 बार 2000 आएगा। अपने बहुत अच्छी तरीके से लास्ट वाले वीडियो में सीखा है कैसे भाग देते। सबसे छोटे भाग की संख्या 2 है और 2 का भाग 6 में यहाँ भी जा रहा है 3 बार। अब 3 में 3 ही का भाग जाएगा, इसलिए हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 3। बात करें 15 की तो 15 के लिए हम देखेंगे कि 3 का भाग जा रहा है, 5 बार चला गया, 5 का भाग 1 बार चला गया, यानी इसे 3 × 5 लिखा जा सकता है। जब आप 21 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम सबसे पहले इसमें काय का भाग देंगे। 3 का जा रहा है 7 बार। 7 खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए किसी और अभाज्य संख्या का भाग यहाँ जाएगा नहीं, इसलिए 7 का भाग देंगे, 1 बार चला गया, यानी इसे हम लिख देंगे 3 × 7। लास्ट टाइम हमने सीखा क्या था। हमने सीखा था कि एचसीएफ क्या होता है। वह उभयनिष्ठ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हमें देखना है जो इन सब में कॉमन आ रहा हो, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। और यहाँ पर आप देखोगे इन तीनों में केवल 3 एकमात्र ऐसी संख्या है जो उभयनिष्ठ है या इन तीनों में कॉमन आ रही है। तो 3 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसलिए आपका एचसीएफ 3 हो गया और कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है। ध्यान दें, अगर एलसीएम की बात करेंगे यानी लसक की बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा था लाओ सारा बड़ा फंडा होता है, यानी सब कुछ को लाना है। सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसे लिख दिया जाता है। तो 3 सब में कॉमन आ रहा है, इसे लिख दिया। बाकी अब यहाँ क्या बच रहा है 2 × 2। ध्यान देना, कहीं यहाँ और जगह 2 तो नहीं आ रहा ना। आ रहा है तो एक ही बार लिखने में आएगा, लेकिन यहाँ कहीं भी और 2 नहीं आ रहा है, केवल इसी में आ रहा है 2 बार 2। तो इन दोनों को लिख दिया इनटू। यहाँ क्या बच गया 5 बच रहा है, यहाँ क्या बच गया 7 बच रहा है। ध्यान दे 3 × 2 = 6 और 6 × 7 = 42, 5 × 2 = 10। थोड़ा इजी हो जाता है गुणा करना, इसलिए इसे किया है। 10 से मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी होता है, तो यहाँ 10 बन ही रहा था, मैंने 6 × 7 = 42 करके मल्टीप्लाई किया, 420 आपका आंसर आएगा। मैंने उस दिन एक तरीका और बताया था, अगर इसे अपन घातों के रूप में लिख लिया तो 2 की घात 2 × 3 इसे लिखेंगे। ये 3 × 5 ही है, ये 3 × 7 है। मैंने कहा था जो उभयनिष्ठ आ रहा है उसकी सबसे छोटी घात अगर आप लोगे तो एलसीएम होता है। ध्यान दो, उभयनिष्ठ 3 आ रहा है और सबकी घात समान ही है, एक एक की घात है, इसलिए एलसीएम तो आपका कितना आ जाएगा 3 की पावर 1 ही आएगा और ये हमारा आंसर होगा। ध्यान दे, इसके बाद में अगर इससे देखा जाए तो 3 तो कॉमन आ रहा है, उसे आप लिख लोगे। 2 की घात 2 यहाँ आ रही है और इसकी कोई और जगह कोई ब्रांच नहीं है, मतलब इसमें कोई 2 आ नहीं रहा है, इसलिए इसे लिख देंगे। 5 और 7 बच रहा है, इसे गुणा कर देंगे। तो यहाँ ज्यादा कोई इसका फायदा नहीं हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में। अगले वाले क्वेश्चन में अगर इसका फायदा होगा तो आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल अपन अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी सेकेंड वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ध्यान दे, 24 के, 15 के और 36 को आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले मैं 24 की बात कर लेता हूँ। 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दिया 12 बार, 2 का दिया 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार। मेरा मानना ऐसा है भाई, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा मैं इन चीजों में कि आपको गुणनखंड अच्छे से करना आता है।
आप 10th के स्टूडेंट हो, मैंने आपको सिखाया भी है थोड़ा बहुत अभी लास्ट वाले लेक्चर में, तो मेरा मानना स्वाभाविक है कि आपको ये चीज आती होगी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ फास्ट करने वाला हूँ, आप ध्यान दे लेना थोड़ा सा। 15 के मैं करूंगा तो 15 में सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, 5 बार 5 में 5 का एक बार जाएगा, अभाज्य संख्याओं के भाग देते हैं। 36 की बात कर रहे हैं, 36 में सबसे पहले 2 का चला ही जाएगा, 18 बार जाएगा, 2 का 9 बार और 3 3 3 1, राइट। ऐसे ही आप करते हो, मैं उम्मीद करता हूं। ध्यान दें, इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है 3 बार और 1 बार 3 आ रहा है, इसे 2 की घात 3 इंटू 3 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। ध्यान दें, 15 की बात करो तो क्या होगा, 3 इंटू 5 आया है, जबकि 36 में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 की घात 2 और 3 की घात 2 आ गई। ध्यान दें, एचसीएफ में क्या फंडा था अपना, जो कॉमन आ रहा है उसे लेते हैं। ध्यान दो, इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, तो कॉमन आ रहा है आपके 3, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो वैसे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 3। और अगर दूसरे तरीके से करें तो मैंने कहा था उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात लेते हैं, तो उभयनिष्ठ कौन है इन तीनों में, यहाँ एक एक घात है, यहाँ एक एक घात है, यहाँ ये घात है और यहाँ ये है, तीनों में केवल ये 3 उभयनिष्ठ है। और इसकी सबसे छोटी घात कितनी आ रही है, 1 घात, यानी 3 की घात है, और इसे भी आप 3 ही कहोगे ना, राइट। और जब बात करें हम एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन आ रहा है, कॉमन कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी घात हम लेने वाले हैं, इसकी सबसे बड़ी घात यानी 3 की घात कितनी है हमारे पास, 2। और देखो यहाँ 2 भी आ रहा है, इस जगह भी आ रहा है और इस जगह भी आ रहा है, हमें कौन सी घात लेनी है, जो बड़ी हो, तो 2 की घात 3 यहाँ बड़ी है। और ध्यान दें, अब क्या बच रहा है, ये आ गया, ये तो हो ही गया, 2 और 3 का मामला हो गया, तो बच कौन रहा है, 5, इसे लिख ले, यानी 2 की घात 3 की घात 2 9 हो गया, ये 8 हो गया और ये 5, 8 और 5 40 और 9 36, यानी 360 आपका आंसर होगा। पुराने वाले तरीके से करो तो बेटर है, और इससे करो तो इससे और भी बेटर है। हमें अधिकतम घात लेनी होती है, अगर हम घातांक के रूप में लिखते हैं तो जो कॉमन आ रहा है उसकी अधिकतर घात लिखो, और लेना तो सभी है। यहाँ देखो क्या क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, 5 आ रहा था, मैंने 2 भी लिया है, 3 भी लिया है, 5 भी लिया है, लेकिन जो सबसे बड़ी घात है तीनों में से उसे हम यहाँ पे लेने वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा था, तो 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 2 है ही नहीं, तो मैं सबसे बड़ी घात को लूंगा, 2 की घात 3 को। अब 3 आ रहा है, 3 की घात है, 1 है 3 की घात है, 1 है 3 की घात 2 है, बड़ी घात कौन सी, 3 की घात 2, इसे ले लो। अब कौन बच रहा है, 5 बच रहा है, 5 की बड़ी घात केवल 5 ही, और कहीं 5 है ही नहीं, तो इसे भी ले लिया और मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आ गया। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर, हम बात कर रहे हैं तीसरे वाले की। ध्यान दो, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया हुआ है 17, 23 और 29। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा के अभाज्य गुणनखंड करने पर वास्तविकता में तो ये तीनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं है, इसलिए हम इसे किसी और अभाज्य संख्याओं में बदल ही नहीं सकते, क्योंकि अभाज्य संख्याएं कौन होती थी, जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग न जाए, तो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब ध्यान दो, 17 भी हमारा अभाज्य, 23 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 29 भी हमारा अभाज्य संख्या है, तो फिर अब एचसीएफ क्या होगा भाई, जब किसी का भाग जा ही नहीं रहा है तो एचसीएफ अपना क्या माने। जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए, कुछ ऐसा आपको करना पड़ जाए जिसमें कोई चीज कॉमन आ ही नहीं रही हो, एचसीएफ कैसे लेंगे, तो कहते हैं ना सबका मालिक एक। कहने का अर्थ है इन सभी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका मालिक कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा। चूंकि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, 17 को 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, 23 को 23 इंटू 1 लिख सकते हैं, 29 को 29 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इस चीज को हम कॉमन मान ही सकते हैं, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना आ गया जी, ये आ गया 1। जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो ध्यान दे, एलसीएम में या कोई चीज तो कॉमन आ नहीं रही है, तो हमें इसमें से इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा और इसको भी लेना पड़ेगा, यानी 17 इंटू 23 इंटू 29 आपका क्या हो जाएगा, 7, एचसीएफ हो जाएगा
आप इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेना। इन्हें मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, वैसे इसे लिख देता हूँ 11,339 आपके आने वाला है। ठीक है साहब, थोड़ा बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आपको दिया है 672 120। सबसे पहले तो आप इनके फैक्टर कर लें, गुणनखंड कर लेते हैं आवाज से। तो 2 का तो आपको यूं भी पता है, करो या ना करो सर 2 × 3 होता है। चलो लिख ही देता हूँ, समय वेस्ट मत करना, वहां तो आप लिख देना डायरेक्ट। 2 का दिया 36, 2 का दिया 18, फिर 2 का दिया 9, 3 का दिया 3 बार, 3 का 1 बार, यानी 72 हो गया। 2 × 2 × 2 × 3 × 3। जबकि 120 का क्या मामला रहेगा, 120 2 से 60 टाइम, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5 और 5 से 10, यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ध्यान दीजिए, इन्हें मैं थोड़ा सा क्या है घातांक के रूप में लिख लेता हूँ। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है। 2 की पावर 3 है, 3 × 5। ध्यान देना, मैंने बताया था आपको HCF क्या होगा। HCF न्यूनतम घात ली जाएगी जो तीनों में कॉमन आ रहा होगा या उभयनिष्ठ होगा। इसमें, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ध्यान से देखो। 2 भी सब में आ रहा है और 3 भी सब में आ रहा है, लेकिन हमें क्या लेनी है, सबसे छोटी घात लेनी है। और यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो सबसे छोटी घात हमारी हो गई 2 की घात 1 इनटू, ध्यान दे 3 भी आ रहा है और 3 में भी सबसे छोटी घात, यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, यानी 1 ही घात हुई, यानी हमारा आंसर आ गया 3 × 6। जब बात की जाएगी एलसीएम की तो देखना अपन को लेना सब है, घात लेनी है मैक्सिमम वाली। देखो यहाँ सब में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। मैंने एक बार तो तीनों को लिख ही लिया, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। मेरे को कौन सी घात लेनी है, अधिकतम वाली घात लेनी है। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 1 है। तो हम कौन सी लेंगे, सबसे बड़ी घात, यानी 3 घात हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, यानी बड़ी से बड़ी घात कौन सी है, 3 की घात 2 है। और 5 की घात केवल 5 अकेले ये और 1 घात में, तो इसे ऐसे जोड़ देंगे। इस प्रकार हमारा एलसीएम आएगा। चाहो तो 1 2 को इसके साथ भेज दो, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। समझना क्या कर रहा हूँ, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2। तो 2 तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 हो गया, बढ़िया रहेगा गुणा करने में। अब यहाँ 2 की घात 2 यानी 4 बचा। चलो मैं आपकी तरह से कर लेता हूँ, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 8 3 की घात 2 यानी 9 × 5। देखना सब 8 × 5 हो गए 40 और 9 चौक हो गया बस 36, यानी आपका आंसर आ गया 360। आप देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम एलसीएम में क्या करते हैं, अधिकतम घात लेते हैं और जो एचसीएफ होता है उसमें हम क्या करते हैं, न्यूनतम घात लेते हैं। इस प्रकार हमारे आंसर एक ही में प्राप्त हो जाते हैं। चलो मैं चाहता हूँ यहीं पे क्यों ना हम एक सवाल और पढ़ लेते हैं। 40 36 126 40 में यहीं पे इसका फैक्टर कर लेता हूँ। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां है। 36 और 126 2 से 20 टाइम 10 5 5 1 18 9 3 3 1 2 6 2 3 1 31 में खाएगा जाएगा, बता सकते हो। अब बाकी संख्या लग रही मेरे को, तो 2 में दिया हमने 6 2 12, सॉरी गलत हो गया, अपन ने 2 का भाग 12 में दिया 6 बार और 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा। यहाँ पे 3 का दीजिएगा, 1 तिया 3 2 तिया 6 1 तिया 3, फिर 3 का जा रहा है 7 तिया 21 7 तिया 21 7 का 1 बार, यानी हमारे पास 40 इक्वल टू आया 2 × 2 × 2 × 5, यानी 2 की घात 3 × 5 की घात 1। मेरे पास 36 बराबर आया 2 × 2 × 3 × 3, यानी 2 की घात 2 × 3 की घात 2, 2 बार ये आ रहा है 2 बार ये आ रहा है।
126 इक्वल टू आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 यानी 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ध्यान दे HCF क्या होगा जो सब में आ रहा होगा। ध्यान दे 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। वहां पर भी हम क्या चीज लेंगे, हम न्यूनतम लेंगे। 2 की सबसे कम घात कितनी है 1 है, तो 2 की पावर 1 यानी ये 2 हमारा आंसर होगा। जब हम एलसीएम की बातें करेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। मैं लिख तो लेता हूँ सबको एक बार। ध्यान दे 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 घात है, 3 घात है, 1 घात है। बड़ी से बड़ी घात कितनी है 3। 3 की अधिकतम घात कितनी है 2 घात, 2 घात यानी ये तो कहीं से भी ले लो 2 ही घात है। 5 की घात 1 ही है, ये लिख लिया। 7 की घात भी 1 है। ध्यान दे 2 की घात 3 8 होता है, ये 9 होता है, ये 5 होता है और ये 7 होता है। तो ये तो हो गया अपने हाथों 5 40 और ये हो गया 9 सत्ते 63। मल्टीप्लाई कर लो 4 के 12 के 2 हासिल का 1 4 24 और 1 25 हो गया। 0 और लगी, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात। चलो एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसे भी कर ही लेते हैं साथ के साथ, फिर बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है 6 नंबर पे 8 9 125। मैं फैक्टर भी कर रहा हूँ, फैक्टर आप कर लेना। इसके बाद गुणनखंड में लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 4 2 8 हो गया। 3 इंटू 3 3 3 9 हो गया। ये 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा, 5 5 25 और 5 25 के 125 हो गया। ध्यान दो अब यहाँ HCF की इसे घातांक के रूप में लिख लेता हूँ। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अगर मैं बात करूंगा HCF की, तो HCF क्या बोलता था कि जो कॉमन आ रही हो उसकी सबसे छोटी घात हमें लेना है। ध्यान दो यहाँ पे इन तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। यहाँ केवल 2 है, यहाँ केवल 3 है, यहाँ केवल 5 है। तो फिर क्या करें, तो भी अपन एक पढ़ना सीखा ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका वो होता है, वो यानी सबका मालिक एक, यानी हमारा आंसर आएगा एक। बिकॉज हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8 सॉरी इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 और सब में कॉमन क्या आ रहा है हमारे 1 आ रहा है। और अब जब एलसीएम की बात करेंगे तो देखो यहाँ 2 3 5 आया हुआ है और हम इनकी क्या करेंगे अधिकतम घात लेंगे। तो यही इसकी अधिकतम घात होगी। 2 की घात 3, अधिकतम 3 की घात भी 2 ही होगी, 5 की घात भी 3 होगी। और आपको इन सबको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, आपके आंसर आ जाएगा। मैं इससे 8 से गुणा कर देता हूँ, इससे ये हो जाएगा 1000। 8 5 40 की 0 हासिल के 4, 8 2 16 4 20 की 0 हासिल के 2, 8 2 10 से ही 9 से मल्टीप्लाई करोगे आपका एलसीएम आ जाएगा 9000 और यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार आप किन्हीं भी संख्याओं का लसा और मसा निकाल सकते हो। अपेक्षा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और बोर्ड एग्जाम में अगर ये आ गया तो आप 100% पूरे मार्क्स इसमें से प्राप्त कर पाओगे। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। 2 क्वेश्चन है, दिखने में काफी बड़े बड़े हैं, डरावनी शक्ल इनकी आपको लग सकती है, लेकिन सॉल्यूशन बड़े सिंपल है इनके और बड़े सीधे से हैं। ध्यान से इसे समझना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में इतना बड़ा है कि लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन पीछे रह जाए इससे। ध्यान दो क्या कहना चाह रहा है, इतनी बड़ी लैंग्वेज बोली बात तो समझ में आए तब है ना, समझने का प्रयास करते क्या बोल रहा है। किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। यानी कोई खेल का मैदान है और वो कैसा है, वर्ताकार है। इस पे मान लो रमन यहाँ से स्टार्ट करता है दौड़ना इस साइड से और एक पूरा राउंड जब ये घूम के आता है तो इसे टाइम कितना लगता है, रमन को एक चक्कर में लगा समय। ध्यान दो कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहे हैं रमन को। यही काम कौन करती है, अनुप्रिया करती है। यहीं से दौड़ते एक राउंड काट के आती है अनुप्रिया और अनुप्रिया को इस काम को करने में 12 मिनट का समय लगता है। कितना लग रहा है, 12 मिनट का। ध्यान दे माना कि दोनों एक ही स्थान यानी इसी जगह से चलना प्रारंभ करते हैं
तथा एक ही दिशा में यानी इसी दिशा में चलते हैं तो वो कितने समय बाद दोनों इस जगह आकर मिलेंगे। तो ध्यान दो साहब, हो क्या रहा है, मैदान का एक चक्कर का पूरा करने में नमन को 18 मिनट लग रहे हैं, यानी ये एक चक्कर पूरा करके यहाँ पर कितना मिनट में आएगा, 18 में। जबकि अनुक्रिया भी इसी वक्त दौड़ने लगी थी, लेकिन ये 12 मिनट में चक्कर पूरा कर लेती है। यानी रमन जब मान लो हो सकता है 12 मिनट बाद यहाँ पे रहा होगा तो अनुक्रिया यहाँ पहुँच गई होगी, एक चक्कर पूरा कर लिया होगा। जब ये यहाँ से 6 मिनट बाद यहाँ पे आएगा, इतने टाइम में अनुक्रिया वापस दौड़ती हुई यहाँ पे चली जाएगी, यानी कितने समय बाद ये वापस यहाँ मिलने वाला है, समझना है प्रोग्रेस से। देखो रमन दौड़ रहा था, 18 मिनट में पहुंच रहा था, अनुक्रिया आई, सेम टाइम दौड़ी, 12 मिनट में चक्कर पूरा कर रही है। पहले चक्कर में आपका जो रमन है वो यहाँ रहेगा, तब जब अनुक्रिया का चक्कर हो चुका होगा तब रमन यहाँ रहेगा। जब रमन का चक्कर हो जाएगा, अनुक्रिया एक चक्कर पूरा करके 6 मिनट में वापस यहाँ चली जाएगी। तो अपनों को देखना है किस वक्त ये दोनों वापस आके यहाँ पर मिलेंगे, कितने समय बाद ऐसी कंडीशन आएगी कि ये दोनों एक ही जगह वापस मिलेंगे। मेरी बात सुन पा, ये काम 12 मिनट में और 18 मिनट में तो होगा नहीं कि वो वापस वहाँ पे आके इसी टाइम पे मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा ही समय लगेगा। सिंपल सी बात है, यानी अपने जो भी आंसर आने वाला है वह 12 और 18 से तो बड़ा आएगा। ध्यान देना, दोनों सवालों में करना क्या है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, पर किस जगह आपको एचसीएफ निकालना है, किस जगह एलसीएम निकालना है वो बता रहा हूँ। आंसर आपका इन दोनों संख्याओं से बड़ा आएगा, और एलसीएम जो होता है वो हमेशा संख्याओं से बड़ा होता है, जबकि एचसीएफ जो होता है वो संख्या के बराबर होता है, संख्या से छोटा ही होता है। ध्यान दें, यानी इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एचसीएम निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना है। जो इन दोनों का एलसीएम होगा उस वक्त ये दोनों वापस मिल जाएंगे, वो मैं बता दूंगा। अभी आप इस सवाल को देखें, अनुक्रिया कितने टाइम में कर रही है, चक्कर पूरा करने में लगा समय 12 मिनट। आपको क्या करना है, 18 और 12 के गुणनखंड करने, 18 के 2 × 3 × 3 होते हैं, 3 दूआ 6, 6 दिया 18, 12 का क्या होगा, 2 दूआ 4, 4 दिया 12। आई एम राइट। आपको क्या करना है, दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये वाला समय आपको निकालना है। तो आपको निकालना है एलसीएम किसका, 18 का और 12 का, ये आपका आंसर होगा। एलसीएम निकालता हूँ साहब, तो एलसीएम में क्या होगा, 2 × 3 की घात 2 है, 2 की घात 2 × 3 है। मैंने क्या बताया था, एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं, 2 यहाँ भी 2 लिख लिया, 3 दोनों में 3 लिख लिया। यहाँ बड़ी घात कौन है, 2 है, यहाँ बड़ी घात 2 है, ये आ गया 4 और ये आ गया 9, 9 चौक 36, यानी 36 मिनट बाद अनुक्रिया और रमन दोनों यहाँ मिलेंगे। ध्यान देना क्यों मिलेंगे, 36 मिनट में क्या कंडीशन होगी। देखो हमारा रमन कितने चक्कर लगाएगा, एक चक्कर 18 मिनट में लगाता है, तो 36 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, 2 चक्कर। जबकि आपकी जो अनुक्रिया है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगाती है, 36 मिनट में कितना लगाएगी, 3, यानी 36 मिनट बाद ये रमन 2 चक्कर लगा के इस जगह पहुंच चुका होगा। लेकिन उसी वक्त ये अनुक्रिया 3 चक्कर लगा चुकी होगी, 1 2 3, यानी ये भी यहाँ आ गई होगी। यानी अनुक्रिया और रमन दोनों एक ही जगह कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन कितना बड़ा है, आंसर इतु सा है, इतु से में क्या करना है, दोनों का केवल एलसीएम निकालना है। बात समझ में आ रही होगी। चलो ऐसे ही वाले एक क्वेश्चन से और मिलते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखना। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक संगोष्ठी यानी हो सकता है मीटिंग वगैरह हो, इसमें क्या है कि कोई प्रतियोगिता रखी होगी, तो उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या दे रखी है 60, 84, 108। अब इन्होंने क्या किया कि संगोष्ठी में प्रत्येक कमरे में इन स्टूडेंट्स को बराबर संख्या में एक ही विषय के स्टूडेंट बैठाए जाते हैं। यानी ध्यान से समझना, एक रूम में पहली बात तो यह है कि एक ही विषय के स्टूडेंट बैठेंगे, या तो गणित वाले बैठा लो, या आप अंग्रेजी के बैठा लो, या फिर हिंदी के बैठा लो। इसके अलावा दूसरे विषय की इसमें एंट्री नहीं मिल पाएगी।
और तीसरी बात यह है कि आपने जहां भी इन्हें बैठाया है बराबर संख्या में बैठने चाहिए। जैसे इस रूम में अगर 20 स्टूडेंट बैठे हैं तो दूसरे रूम में भी 20 बैठने चाहिए और तीसरे रूम में भी 20 बैठने चाहिए। इस प्रकार इन्हें बैठाया जाता है। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी कि इस कंडीशन में जो कमरे चाहिए वह कितने होंगे, ये सब हमसे पूछा गया है। ध्यान देना स्टूडेंट, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अपन लॉजिकली सोचते हैं कि हमारे पास 60, देखो मैं लिख देता हूँ, हिंदी में कितने स्टूडेंट हैं 60, अंग्रेजी में कितने हैं 84 और गणित में आपके पास है 108 स्टूडेंट। हमें क्या करना है, ये जितने भी स्टूडेंट हैं, पहली बात तो एक कमरे में एक ही विषय का, यानी या तो हिंदी के बैठेंगे या गणित के बैठेंगे या फिर अंग्रेजी के बैठेंगे। दूसरी चीज, बराबर संख्याओं में बैठेंगे, जितना एक कमरे में बैठा है और दूसरे कमरे में भी उतने स्टूडेंट और तीसरे कमरे में भी उतने स्टूडेंट। क्या करें, कम से कम कितने कमरे चाहिए। सबसे पहले तो ये बात करें कि एक कमरे में बैठाएं कितने स्टूडेंट जाए, एक कमरे में कितने स्टूडेंट आपको बैठाने चाहिए। सबसे पहले मुद्दे की बात हमारे पास ये हो जाती है, तो ध्यान दो, बराबर संख्याओं में बैठाना है। अपन यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकते हैं, 60 है, 84 है, 108 है। एक कमरे में स्टूडेंट बैठाऊंगा, मान लो हिंदी के बैठा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इन तीनों से तो संख्या छोटी होनी चाहिए ना, छोटी होनी चाहिए। तो मैंने बताया था छोटी के लिए आप एचसीएफ निकालोगे, क्योंकि एचसीएफ क्या करता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई तीनों संख्याओं में भाग जाता हूँ। अब भाग जाने के लिए छोटी, इससे छोटी संख्या ही होनी चाहिए कोई। ध्यान दे, यानी तीनों में तीनों का जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ का मतलब क्या है, तीनों में बराबर बराबर भाग चला जाएगा कि हमारे पास स्टूडेंट की बराबर बराबर संख्या आ जाएगी। एक कमरे में कितना बैठाना चाहिए, तो मैं जो निकालने जा रहा हूँ सुनो, एक कमरे में स्टूडेंट या प्रतिभागी लिख देता हूँ, जो मैं दिया है प्रतिभागी बराबर क्या होगा, एचसीएफ निकाल लो, 60 का, 84 का, 108 का। ध्यान दे, 60 को क्या लिख सकते हैं, चलो इधर कर ही देता हूँ आपके लिए। 60 को हम करते हैं 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया एक बार, और 84 का कर लेते हैं 4, 2, 2, 1, 3 का 7, 7 का 1, और लास्ट ही कर लेते हैं 108 का, 2 का दिया 54 टाइम, 2 7 टाइम, 9 टाइम, 3 3 3 1। यानी देखो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 के लिए 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 7। 108 के लिए 2 की घात 2, 3 की घात 3। ध्यान देना, एचसीएफ क्या होता है हमने पढ़ा है ना, एचसीएफ तीनों में कॉमन आना चाहिए और उसकी क्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी घात होनी चाहिए। 2 तीनों में आ रहा है और सबसे छोटी घात कितनी है, 2 घात है, यानी 2 की घात 2 तो यहाँ से है। 3 भी तीनों में आ रहा है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, यहाँ 1 घात है, यानी आप 3 ले लो, 1 घात ले लोगे, 2 2 4 इंटू 3 यानी 12 स्टूडेंट या 12 प्रतिभागी। ध्यान दो, 12 का भाग इसमें जा रहा है 60 में, 12 का भाग 84 में जा रहा है, 12 का 108 में जा रहा है, यानी बराबर बराबर संख्याओं में स्टूडेंट बैठाए जा सकते हैं। एक रूम में 12 स्टूडेंट बैठाए जा सकते हैं। तो कुल कितने रूम चाहिए, हमारा क्वेश्चन तो क्या था कि कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। जब हमने पता लगा लिया कि एक कमरे में स्टूडेंट बैठेंगे 12 सबके बराबर बैठ जाएंगे। जैसे हिंदी के लिए 5 कमरे फिक्स हो गए, एक कमरे में 12 तो 5 कमरों में कितने हो गए 60, 5 कमरे तो हिंदी के लिए हो गए। 84 स्टूडेंट है अंग्रेजी के, एक में 12 बैठा रहा हूँ तो 7 12 84, 7 कमरे इनके हो गए। बात करें 108 की तो 9 12 108 होता है, यानी 9 कमरे हो गए आपके गणित के। आंसर तो हमारा आ गया 9 7 16 16 और 5 21 कमरे चाहिए। ये हुआ ना। इसमें देखो प्रत्येक कमरे में हमने बराबर स्टूडेंट बैठाए, अलग अलग कमरों में अलग अलग स्टूडेंट बैठाए। गणित वाले में गणित के ही बैठ रहे हैं, अंग्रेजी वाले में अंग्रेजी के बैठ रहे हैं, और हिंदी में हिंदी वाले बैठे हैं। आप यहाँ भी लिख सकते हो न्यूनतम आवश्यक कमरे। देखना आप क्या करोगे, कुल छात्र लिख दोगे
कुल छात्रों की संख्या में एक कमरे में छात्रों की जो संख्या है उसका भाग दे दोगे। कुल छात्र कितने, 60 तो इसके हैं, 84 इसके हैं, 108 इसके हैं, और भाग किसका लेना है, एक कमरे में 12 ले रहे हैं। ध्यान दें, 8 4 12, 12 के 2, हासिल का 1, तो ये हो गया आपका 9, और 9 और 6 हो गया आपके पास 15, हासिल का 1 आ गया, 2 हो गए, 12 का भाग 2, 1 12 12, 2 12 24, बचा 1 12 हो गए, 1 12 12, यानी कि आपके कमरों की संख्या भी 21 कमरे आपको कम से कम चाहिए। किसके लिए, कि आपको बराबर संख्या में एक ही विषय के स्टूडेंट बैठे हैं, हर कमरे में बराबर स्टूडेंट हो और अलग अलग कमरों में अलग अलग विषय के बच्चे बैठे हों, उसके लिए न्यूनतम कमरे कितने आवश्यक है, 21 कमरे आवश्यक है। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 2.2 पूरी होती है। बच्चों इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगले वाले जो हमारा वीडियो है उसमें हम सीखने वाले हैं एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन जो हर साल लगभग प्रत्येक वर्ष क्या होता है आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलता है। आपने देखा होगा या पुराने पेपर उठा के देखना, तो उसमें आता है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं और हर साल का नियम है कि 3 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक जबरदस्त ट्रिक के साथ उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। केवल एक मेथड हम सीखेंगे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन उस मेथड से आपके सोल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके 3 नंबर अगर इस प्लेटफॉर्म से अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल 2.3 से आएगा, उसे आप 100% बहुत अच्छे स्वस्थ तरीके से कर पाओगे, क्योंकि हमारी अगली ट्रिक बहुत धमाकेदार होने वाली है और आप धमाकेदार ढंग से उसे पढ़ने वाले हो। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।